हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नई हिंदी कहानियाँ बाय निधि। आज की कहानी है बेचारी कुंवारी है। अगर कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और नई हिंदी कहानियाँ बाय निधि चैनल को सब्सक्राइब करें। वंदना, ओ वंदना! मैंने वंदना के घर के बाहर खड़े होकर आवाज लगाई। वंदना बाहर निकल कर आई, पर मुझे देखकर वह खुशी से चीख पड़ी। दीप्ति, तू यहाँ कब आई? कैसी है? दीप्ति और वंदना दोनों गले मिलती हैं। क्या सारी बातें यहीं सड़क पर करोगी कि अंदर भी बुलाओगी? सॉरी यार, खुशी के मारे मैं सब ही भूल गई। चल अंदर चल, वहीं बैठकर ढेर सारी बातें करेंगे। एक मिनट रुक, मैं जरा दुकान से सामान ले लूं। फिर मैं वहां खड़े खड़े पुरानी यादों में खो गई। यही वो गली है जो कॉलेज के दिनों में मेरा पूरा दिन बीतता था। सब कुछ तो वैसा ही है, कुछ नहीं बदला यहाँ सिवाय मेरे। कॉलेज के दिनों में मैं वंदना के घर में जमी रहती थी। शादी के बाद ऐसी व्यस्त हुई कि 5 साल में दोबारा आना हो पाया है। घर की सबसे बड़ी बहू होने की जिम्मेदारी आने पर वह अल्लड़ और चंचल सी दीप्ति कहीं खो सी गई थी। यहाँ आते ही वही सारी यादें फिर से ताजा हो उठी थी। तभी रास्ते में रामवती मौसी मिल गई। रामवती मौसी पूछती हैं, दीप्ति बिटिया कैसी है? बहुत दिनों बाद तुझे देखा। हाँ मौसी, पूरे 5 साल बाद आ रही हूँ। कितना अच्छा लग रहा है तुमको यहाँ देखकर। और घर में सब कैसे हैं? सब बहुत अच्छे हैं मौसी। माँ, पिताजी, ये देवर, देवरानी और मेरी छोटी सी बिटिया। अच्छा, क्या नाम रखा है बिटिया का? मीनू नाम रखा है। फिर वंदना दुकान से चॉकलेट लेकर आई और बोली, ले देख, हम दोनों के लिए चॉकलेट लेकर आई हूँ और तेरी बिटिया के लिए 2। याद है हम दोनों कॉलेज के टाइम पर कितना चॉकलेट खाते थे? तभी रामवती मौसी बोली, देख बिटिया, वंदना भी टाइम पर शादी कर लेती तो आज ये भी बाल बच्चे वाली हो गई होती। पर नहीं, इसने तो जैसे शादी ना करने की कसम खा ली है। हर बात की एक उम्र होती है, उम्र बीत जाने पर बड़ी परेशानी होती है, पर यह कुछ समझती ही नहीं है। अब तुम ही कुछ समझाओ ना इसे। रामवती मौसी की बात को बीच में काटते हुए वंदना बोली, आप अपना काम करो रामवती मौसी, सबको पता नहीं मेरी जिंदगी में क्यों दखल देना है। अरे बिटिया, इसमें इतना नाराज होने वाली क्या बात है? बिन ब्याही लड़की देखकर चिंता तो होती ही है। वंदना क्रोध से बोली, मेरे माँ बाप अभी जिंदा है मेरी चिंता करने के लिए। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर वंदना गुस्से से आगे बढ़ गई और मुझे भी घसीटते हुए ले गई। उसके व्यवहार पर हतप्रभ थी। मेरी दोस्त ऐसी तो ना थी। वे बड़ों के प्रति सम्मान रखने वाली, उनकी इज्जत करने वालों में से थी। पर यहाँ तो मैं वंदना का कोई और ही रूप देख रही थी। वंदना की माँ मुझे देखकर खुशी से कह उठी, दीप्ति तुम कैसी हो? कितने दिनों के बाद आई हो बेटी? अच्छी हूँ आंटी, आप बताओ आजकल क्या चल रहा है? मेरा यह पूछने की देरी थी कि वह कहने लगी, क्या बताऊं दीप्ति, वंदना की शादी की चिंता तो हमें खाए जा रही है। आंटी ने बड़े धीमे से मेरे कान में आकर कहा, बेटी तेरे लखनऊ में ही कोई लड़का हो तो बताओ। अच्छे लड़कों का तो जैसे अकाल पड़ गया है, हम तो हार गए इसकी शादी की कोशिश करते करते। इतना धीमे बोलने के बावजूद वंदना ने सब सुन लिया। तभी वंदना गुस्सा होते हुए बोली, बस भी करो माँ, मेरी शादी के अलावा तुम्हारे पास और कोई रोना नहीं है। कोई आया नहीं कि तुम मेरी शादी की गाथा खोलकर बैठ जाती हो। वंदना का इस तरह आंटी से बात करना मुझे खल रहा था। मैंने चौंक कर वंदना को देखा। इन सब बातों से मैं परेशान हो उठी। इतनी हंसमुख सी मेरी सहेली इतनी बदल कैसे गई? मैं तो इसके इस रूप की तो कल्पना भी नहीं कर सकती थी। आंटी की आंखों में आंसू आ गए। मैंने बात को संभालते हुए आंटी से कहा, आंटी आपके हाथ की वो स्पेशल सेवइयां मिल जाए तो मजा आ जाए। आंटी मुस्कुराने लगी और कहती हैं, तू बैठ, मैं अभी गरम गरम बनाकर लाती हूँ। और आंटी किचन में चली गई। आंटी के जाते ही मैंने सोचा ये सही समय है वंदना से बात करने का। मैंने वंदना को अपने पास बुलाकर पूछा, वंदना क्या हो गया है तुझे? तू सबसे किस तरह व्यवहार कर रही है? वहाँ रामवती मौसी से और यहाँ आंटी से भी। इतनी चिड़चिड़ी कैसी हो गई तुम? तुम तो जैसे सारी तमीज ही भूल गई हो। ये कौन सा तरीका है बात करने का? कहाँ गई मेरी सहेली जो हंसती खिलखिलाती थी, हर वक्त हंसी मजाक करती थी?
मेरी बात सुनकर वंदना रोने लगी। मैंने कहा, अब चुप हो जाओ और मुझे बात बताओ, क्या परेशानी है? अपना दर्द अपनी सहेली को नहीं बताओगी तो किसको बताओगी? और मुझे अपनी परेशानी बताकर तुम्हारा मन भी हल्का हो जाएगा। कुछ तो बोलो। वंदना अपने आंसू पोंछती है और कहती है, क्या बताऊं दीप्ति तुम्हें, बात ऐसी है कि कहने में भी अजीब लगती है। मैं क्या बताऊं किसी को कि मैं इसलिए परेशान हूँ क्योंकि मेरी शादी नहीं हो रही है। मैंने चौंकते हुए पूछा, क्या शादी नहीं हो रही है? फिर हंसकर बोली, बस इतनी सी बात के लिए तुमने इतना बवाल मचा रखा है। मुझे पता था कोई मेरी बात नहीं समझेगा। वह थोड़ा नाराज हो गई और बोली, देखा, तुमने भी मेरी बात को नहीं समझा। मेरी बात वही समझ सकता है जिसकी इतनी उम्र तक शादी ना हुई हो। 26 साल की हो गई हूँ पर अभी तक कुंवारी हूँ। ये कितना बड़ा अभिशाप होता है ये मैं ही जान सकती हूँ। मैंने वंदना से फिर पूछा, वंदना सच सच बता, तुझे क्या परेशानी है? काफी पूछने के बाद वंदना बोली, दीप्ति, हर लड़की की तरह मैं भी चाहती थी मेरी शादी सही समय पर हो। मेरे भी अपनी शादी को लेकर कुछ सपने थे, कुछ आशाएं थी, पर अब वे सारे सपने टूट गए हैं। तुम ही बताओ, क्या कमी है मुझ में? देखने में सुंदर हूँ, अच्छी खासी दिखती हूँ, अंग्रेजी से पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और आजकल एमबीए की पढ़ाई कर रही हूँ। सब देखने आते हैं और कोई ना कोई बहाना बनाकर नापसंद करके चले जाते हैं। कोई कहता है लड़की बहुत दुबली है, कोई कहता है ज्यादा पढ़ी लिखी है, कोई कहता है नौकरी नहीं करती। अगर किसी को मैं पसंद आ गई तो बात लेन देन पर आकर टूट जाती है क्योंकि उनकी दहेज की भूख अधिक होती है। तुम तो जानती हो हम लोग कितने साधारण लोग हैं। मेरे माँ बाप अपनी हैसियत से ज्यादा ही खर्च करेंगे, पर अपना घर बार बेच दो अपनी लड़की की शादी के लिए। ये कौन सी समझदारी है? तुम जानती हो दीप्ति, कई मैगजीन में मेरी कहानियां, लेख और कविताएं छपती हैं। जब लोग मुझसे पूछते हैं क्या कर रही हो आजकल, तो मेरे यह बताने पर कि मैं लिखती हूँ, तो जानती हो क्या जवाब मिलता है? वे कहते हैं ये सब तो बकवास है, ये बताओ कि शादी कब कर रही हो। मेरी गली छोड़ो, आसपास की गली के लोग भी मुझे शादी करने के लिए समझाते रहते हैं। उनकी बेचारगी वाली नजरों से मैं तंग आ गई हूँ और मेरी आत्मा तक छलनी हो गई है। पड़ोस की चाची, मामी, काकी सब अपना घर बार छोड़कर मेरी शादी करवाने में लगी हैं। मेरे माँ बाप को लोग इस तरह सांत्वना देते हैं मानो मैं इस दुनिया से ही विदा हो गई हूँ। अरे भाभी जी, धीरज रखिए, होने को कौन टाल सकता है। जब जब जो होना है तब तब सो होता है। या फिर, अरे भाई साहब, आप परेशान मत होइए, भगवान सब ठीक कर देगा। ये सारी बातें सुन सुनकर मैं थक गई हूँ। जानती हो, जो भी मेरे घर आता है उन सब के पास मेरे लिए कोई ना कोई रिश्ता होता है। हर कोई मेरी शादी के लिए चिंतित है, जैसे लगता है मेरी शादी से बड़ी कोई समस्या ही नहीं बची हो। जैसे मैं लोगों की नजरों में बेचारी बन गई हूँ। हर कोई मुझे सांत्वना दे रहा होता है। अब तू ही बता दीप्ति, इसमें मेरी गलती क्या है? मैं कहाँ गलत हूँ? अब मुझसे लोगों की बातें नहीं सुनी जाती। ऐसी जिंदगी से अच्छा है मैं मर जाऊं। इस दुनिया में लड़की पैदा होना एक अभिशाप बन गया है। वंदना रोते रोते कहती है, अब तो लोग मेरे चाल चलन पर भी बातें करने लगे हैं और कहते हैं, तभी तो अब तक कुंवारी बैठी है। अब तू ही बता, मैं चिड़चिड़ी ना हूँ तो क्या करूँ? माँ पापा हमेशा मेरे लिए चिंतित रहते हैं। अपने मन की सारी भड़ास निकालने के बाद वंदना हाफने लगी थी। मैंने उठकर उसे पानी पिलाया, फिर वो शांत हो गई। मैंने वंदना से कहा, वंदना, अगर तुम्हारी बिरादरी में कोई अच्छा लड़का नहीं मिलता तो कभी बिरादरी के बाहर जाकर कोशिश क्यों नहीं की अच्छे लड़कों को ढूंढने की? वंदना हंसते हुए बोली, क्या बात कर रही हो दीप्ति, ऐसा कैसे हो सकता है? लोग, समाज क्या कहेगा कि सोच से बाहर निकल पाएंगे तो सोचेंगे ना। ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे ऊपर उठने की हिम्मत आज भी लोग नहीं कर पा रहे हैं, चाहे घुट घुट कर मर क्यों न जाए। वंदना की बातें सुनकर मेरे मन में यही बातें चल रही थी कि हमारे समाज के कुछ ऐसे नियम और मान्यताएं हैं जो इंसान को सिवाय दुख के कुछ नहीं देते। इन सामाजिक नियमों से हमारा दम घुट रहा है। ये नियम हमारी सहूलियत के लिए बनाए गए थे, ना कि इसलिए कि इन नियमों के जाल में उलझकर इंसान मर ही जाए। अपनी बिरादरी में अच्छे लड़के मिले न मिले, पर दूसरी बिरादरी के अच्छे काबिल लड़कों की तरफ देखेंगे भी नहीं। यह समस्या सिर्फ वंदना की ही नहीं थी। आज हर दूसरे घर में
कोई ना कोई वंदना मिल ही जाती है। हमारा समाज बरसों पुरानी सड़ी गली रीतियों में फंसा बैठा है। किसी ना किसी को तो कोशिश करनी ही होगी समाज में बदलाव लाने के लिए। मुझे यकीन है एक ना एक दिन तो दुनिया बदलेगी, पर हर किसी को थोड़ी थोड़ी कोशिश तो करनी ही होगी। मैंने मन ही मन कुछ सोचते हुए वंदना से पूछा, अच्छा वंदना, यह बताओ कोई ऐसा है जिसे तुम पसंद करती हो या जो तुम्हें पसंद करता हो? वंदना ने थोड़ा सकुचाते हुए कहा, है तो एक जिसे मैं पसंद करती हूँ। उसका नाम राहुल उपाध्याय है। वैसे तो किसी बड़ी कंपनी में काम करता है, पर मेरे साथ एमबीए पढ़ता है। शाम को लगने वाली क्लास में आता है। दिखने में आकर्षक और स्मार्ट है। अच्छा कमा भी लेता है। उसकी मुझसे खूब पटती है। इतना हंसमुख है कि पूछो मत। हर समय हंसाता रहता है। उसके साथ समय कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। जानती हो दीप्ति, जब मैं उसके साथ होती हूँ तो अपनी सारी परेशानियां तकलीफें भूल सी जाती हूँ। राहुल जब भी मुझसे देखने आने वालों के बारे में सुनता है तो मुझसे कहता है कि क्यों किसी और का जीवन बर्बाद करना चाहती हो। मैं तो बर्बाद हो ही गया हूँ, तुम मुझसे ही शादी कर लो। मैंने कहा, जब वह इतना पूछ रहा है शादी के लिए तो तुम हाँ क्यों नहीं कर देती? वंदना थोड़ा सोचकर बोली, दीप्ति, वो हमारी जाति का नहीं है। हम ठाकुर तो वह ब्राह्मण है। दूसरी बात, मैं उसका यकीन नहीं कर पाती। वह हर बात तो मजाक में करता है, हर बात का मजाक बना देता है। क्या पता यह बात भी उसने मजाक में ही कही हो। उसने कभी सीरियसली मुझसे कुछ कहा ही नहीं, तो मैं कैसे मानूं? फिर वंदना से मिलने का वादा करके मैं वहां से चली आई। 2-3 दिन बाद अपने घर में तैयारियां होते देख वंदना समझ गई कि आज कोई उसे देखने आने वाला है। उसका दिल कर रहा था कि वह चीख चीख कर सबसे कहे कि बंद करो ये सब, बंद करो मुझे सामान की तरह सजाना और दिखाना। पर वह ये सब कहती भी तो किससे? अपने माँ पापा का दिल वह तोड़ना नहीं चाहती थी। वह उनके उत्साह को कम नहीं करना चाहती थी। अतः वह बेमन से तैयार होने चली गई। कुछ समय बाद मेहमान भी आ गए। वंदना बहुत सुंदर लग रही थी। वो नजरें झुकाकर उनके सामने आकर बैठ गई। लड़के की माँ ने लड़के से कहा, हमें तो लड़की पसंद है। तुम्हारी क्या राय है? लड़के ने कहा, किसी और का जीवन बर्बाद करने से क्या फायदा? इनसे शादी करके मैं अपनी ही कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। जानी पहचानी आवाज सुनकर वंदना चौंक गई। उसने नजरें उठाकर देखा तो सामने राहुल बैठा मुस्कुरा रहा था। वे चौंक कर बोली, राहुल तुम? उसने अचरज से अपने माँ पापा की ओर देखा। वे दोनों भी मुस्कुरा रहे थे। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वंदना कुछ समझ पाती इससे पहले ही वहां दीप्ति आ गई। दीप्ति ने कहा, हाँ भाई, ये सब मेरा ही किया हुआ है। दरअसल राहुल मेरे बड़े भाई अक्षत के दोस्त हैं। बातों ही बातों में जब उन्होंने तुम्हारा जिक्र किया तो मैं चौंक पड़ी। राहुल तुम्हें बहुत पसंद करते थे और मजाक ही मजाक में कई बार तुमसे अपने दिल की बात कह भी चुके थे, पर तुमने कभी कुछ समझा ही नहीं। मैं उस दिन तुम्हारा मन जानने के लिए आई थी। फिर तुम्हारी रजामंदी मिलने के बाद, तुम्हारी परेशानी जानने के बाद मैंने अंकल आंटी को सारी बातें बताई, तो अपनी बेटी की खुशी के लिए वे भी तैयार हो गए। बस यही कहानी है और राहुल आज तुम्हारे सामने बैठे हैं। वंदना मन ही मन दीप्ति को धन्यवाद दे रही थी। दीप्ति ने धीरे से वंदना से कहा, वंदना, अब कोई नहीं कहेगा कि बेचारी कुंवारी है। उसकी बात सुनकर वंदना खिलखिलाकर हंस पड़ी। फ्रेंड्स, अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और नई हिंदी कहानियां बाय निधि चैनल को सब्सक्राइब करें।